नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में खरपतवारों के समाधान के लिए सुझाव। अच्छी बढ़वार के लिए मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गेहूं की फसल में खरपतवारों की समस्या से किसान परेशान रहते हैं, क्योंकि इससे गेहूं की ठीक ढंग से बढ़वार नहीं होती है और उपज में भारी कमी आ जाती है। इसलिए खरपतवारों का समाधान सही समय पर करें, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर संजीत कुमार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, गेहूं की जो फसल है ये बोई गई है और इसमें कई प्रकार के जो खरपतवार यहाँ पर उगे हुए हैं। खरपतवार वह पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में कृषि के लिए लाभदायक की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार फसलों के लिए हानिकारक कीटों के लिए प्राश्रयी पौधों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा फसल कटाई के समय परिपक्व खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले कुछ खरपतवार यहाँ पर होते हैं, जैसे जंगली मटर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जंगली मटर यहाँ पर मौजूद है। और दूसरे खरपतवार जैसे एनागैली सार्वेंसिस जिसको कहें, या कृष्णा नील भी यहाँ पर है कुछ। अगर हम चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें उनके नियंत्रण के लिए जैसे जंगली मटर आदि जो इसमें होती है, या चटरी मटरी खरपतवार होता है एक, या कृष्ण नील होता है, या बथुआ होता है, ये कई प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जा सकता है। और 2,4-D का लगभग आधा किलोग्राम मात्रा लगभग 600-700 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से स्प्रे कर देंगे। इससे जो है खरपतवारों से हम निजात पा सकते हैं। कई बार यहाँ पर फ्लेरिस माइनर या गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा जिसको कहते हैं, वो भी खेत में उग जाता है। और इसकी पहचान कैसे करें मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। जब हम गुल्ली डंडे या फ्लेरिस माइनर या गेहूं का मामा आदि नामों से जिसको जाना जाता है, उसकी पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे? छोटी अवस्था में हम देखते हैं कि पौधा जो है गेहूं के पौधे के लगभग लक्षणों में बराबर होता है। और जब हम ध्यान से देखते हैं, पौधे को उखाड़ के देखते हैं हम, तो उसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें हल्के लाल कलर की पाई जाएंगी और गेहूं की जो जड़ें होंगी वो सामान्य रहेंगी। अगर कोई हाथ से उखाड़ता है खरपतवार को, फ्लेरिस माइनर को, तो उसमें हाथ उसका लाल हो जाता है कई बार। तो लाल रंग का एक जो है पानी उसमें से कहेंगे कि पौधे का रस निकलता है, जिसको आसानी से पहचान सकते हैं किसान। और इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करें? इसके नियंत्रण के लिए एक अच्छी दवाई है सल्फोसल्फ्यूरोन, जिसकी लगभग 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे। और इस दवाई को लगभग 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से इसका स्प्रे कर दें और इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई इसमें जो है कुछ बातें हैं जिनमें कुछ भी लागत नहीं आता, उसको अपना सकते हैं। जैसे
जो है बीज विश्वसनीय संस्था से लें, प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि खरपतवारों के जो बीज हैं वो हमारे गेहूं के बीज के साथ में मिलकर आ सकते हैं और फिर जब हम उस बीज को खेत में बोते हैं तो वहाँ से भी खरपतवारों की समस्या हो सकती है। तो जो बीज है बीज प्रमाणित संस्था से लेंगे, खरपतवार मुक्त बीज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फसल चक्र अपनाएं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम किसी खेत में बार बार गेहूं की खेती हर साल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी खरपतवारों की समस्या ज़्यादा हो जाती है। जब किसान फसल चक्र अपनाकर जैसे इसके गेहूं के स्थान पर दूसरी फसलें जैसे बरसीम है वो लेगा या फिर मटर है वो लेगा या फिर चना है वो लेगा, तो उससे जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और जो खरपतवार है संबंधित गेहूं के साथ उगने वाले उनका कुछ समस्या कम होगा। खरपतवारों की वृद्धि जब इतनी हो जाए कि उन्हें हाथ से पकड़ा जा सके तब उन्हें उखाड़कर इसका उपयोग आच्छादन के रूप में किया जाना चाहिए। यह अवस्था फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है गेहूं की फसल में खरपतवारों का प्रबंधन करें, क्योंकि खरपतवार जो है उपज में लगभग 40 से 50% तक का भी नुकसान कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेथी की बुआई समय से की है, उनकी फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए इस समय फसल में सिंचाई प्रबंधन से लेकर कीट रोग नियंत्रण पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस समय इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रताप यादव से। आज अपन मेथी की उन्नत फसल के बारे में जानकारी चर्चा करेंगे। अपन निराई गुड़ाई की बात करें तो मेथी की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस समय अगर कछिया या खुरपी निकाली जा सके तो उससे निराई गुड़ाई से मेथी के जड़ों में ऑक्सीजन की पूर्ति भी होगी तथा अपने खेत में खरपतवार जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। इससे फसल की बढ़वार भी बहुत अच्छी होगी। खरपतवार का निकालने का उचित समय पानी देने के बाद प्रथम सिंचाई करने के 6 से 7 दिन बाद हल्की मिट्टी में और 5-7 दिन बाद भारी मिट्टी में करने का उपयुक्त समय है। इस समय जिस किसान ने अपने खरपतवार अच्छी तरह से निकाल दिए उसके जो है आपकी फसल अच्छी होने की पूरी संभावना है। फसल उत्पादन में सिंचाई का अहम योगदान होता है। किसान भाई मेथी की फसल में
सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं पर करके अधिक पैदावार ले सकते हैं, जिसमें पहली सिंचाई 30 से 40 दिनों पर आवश्यकता अनुसार करें। इसके बाद फूल आने से पहले और फलियां बनने के बाद सिंचाई करनी चाहिए। इस तरह से मेथी में विशेष ध्यान रखें, 25 से 30 दिन पहले सिंचाई ना करें, क्योंकि इससे पहले सिंचाई करने से मेथी की फसल के अंदर जड़ में एक बीमारी, काली जड़ होने की बीमारी लग जाती है। साथ ही जड़ गहराई पर नहीं जाती है, जिससे आपकी पेड़ का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता। मेथी की फसल में भी काली जड़ की बीमारी लगती है। इसके उपचार के लिए या इस बीमारी से निदान पाने के लिए प्रथम सिंचाई के साथ 30 से 40 किलो गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके और पूरे खेत में 30 से 40 किलो जो गोबर की खाद में मिला हुआ ट्राइकोडर्मा है वो पूरे खेत में बखेर दें। इसके बाद सिंचाई करें तो काली जड़ वाली जो बीमारी है वो मेथी की फसल में नहीं आएगी। किसान भाइयों, मेथी की फसल में लगने वाले रोगों में एक मुख्य रोग है चूड़िल आसिता। इस रोग का प्रकोप फसल पर सफेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। इसका सीधा प्रभाव फसल से मिलने वाली उपज पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करके इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा घुलनशील गंधक 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे जैसे मेथी बड़ी होगी उस समय एक छछिया रोग आता है, तो छछिया रोग न आए इसके लिए RMT 305 किस्म, क्योंकि ये छछिया रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ये जिस किसान ने बोई है उसके छछिया रोग आने की संभावना बहुत कम है। मेथी की फसल में इस समय रस चूसक कीटों में माहो का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलियों के रस चूसकर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एफिड आता है, जो एफिड से बचाव के लिए किसान भाई ध्यान रखें। उत्तरार्ध के जो डोला होता है खेत का, उधर से एफिड आना की शुरुआत होती है। उस पर किसान भाई अपनी राख छान करके रखें और जिस समय सुबह ओस का समय होता है उस समय राख का बुरकाव करें तो एफिड वहीं ख़त्म हो जाता है और नई जनरेशन तैयार नहीं हो पाती है। फिर भी अगर पूरे खेत में कहीं ज़्यादा प्रकोप हो गया हो तो क्विनाल्फास नाम का एक लिक्विड है, जो 1 लीटर क्विनाल्फास पक्के 4 बीघा के लिए 500 से 600 लीटर पानी के घोल में घोल बना करके स्प्रे करें तो आपका एफिड के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। मत्स्य सह बत्तख पालन एकीकृत मछली पालन की एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ बत्तखों का पालन किया जाता है। इस तरह से दोनों का पालन करने से किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। अगर आप भी मत्स्य सह बत्तख पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इसके लिए मिलते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा से। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि के तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा।
तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5,000 किलोग्राम मछली, 15,000 से 18,000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे उसमें सबसे पहले चूजा और चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बत्तख इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है, तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। गेहूं की फसल में समय पर बिजाई की गई फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद जड़ जमाव अवस्था पर करें और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद फुटान के समय करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई 35 से 40 दिन बाद बढ़वार के समय एवं दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 35 से 40 दिन बाद फूल आने की अवस्था पर करें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्लोरिनोफाप 15 WP और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 WP के मिश्रण की 400 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों के बीच में छिड़काव करें। सरसों की फसल में बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और रोग के पहले लक्षण दिखाई देने पर मेटालॉक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। चने की फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 50 से 55 दिन बाद शाखा बनने के समय करें। पहली सिंचाई के बाद कसिये से एक बार निराई गुड़ाई कर दें। चने की खड़ी फसल में दीमक लगने पर क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। किन्नू के बागों में साफ सफाई का कार्य करें एवं नियमित रूप से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बागों से बाहर डाल दें। मौसम ठंडा होने पर किन्नू के बागों में पककर पीले पड़ गए फलों की तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बालेपट्टी, जिला जयपुर के भूपेंद्र यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या की समाधान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो पेट के कीड़े होते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी जू, इल्ली, गिचौड़ी ये हमें नज़र आते हैं, लेकिन अंतः परजीवी जो हैं पेट के कीड़े हैं वो हमें नज़र नहीं आते हैं और हमारा दूध उत्पादन में भी लॉस करते हैं, साथ ही साथ पशु का स्वास्थ्य में भी नुकसान करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोल कृमि, तीता कृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। हम जैसे ही मौसम बदलता है तो डिवॉर्मिंग यानी कि जो पेट में कीड़े मारने की गोली है वो हम दें, वो पशु चिकित्सक की सलाह से दे सकते हैं या फिर जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। ध्यान ये रखना है कि
एल्बेंडाजोल साल्ट है वो गाभिन पशु को नहीं देना है। अगर गाभिन पशु है तो हम एल्बेंडाजोल साल्ट का उपयोग करें, और बाहर और अंदर दोनों प्रकार के कीड़े आपको अगर नज़र आते हैं तो ऐसी स्थिति में हम गोली का उपयोग करें। और हर मौसम, जैसे ही मौसम चेंज होता है उससे पहले या फिर टीकाकरण करवाने से पहले हम भूखे पेट सुबह सुबह पशु को एक गोली, जो बड़ा वयस्क पशु है उसको एक गोली दे दें, ताकि फिर हम 1-2 घंटे तक दाना पानी ना खिलाएं, ताकि अंदर जितने भी कीड़े हैं वो मर जाएं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी बरतें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अन्यथा अगर इंजेक्शन लगवाना है तो हम पशु चिकित्सक से ही लगवाएं, ताकि हमारे पशुओं में कोई भी ऐसे रोग और कीड़े से बच पाएं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।